नमस्कार दोस्तों, हम बातें कर रहे थे जेन पॉल सार्त्र की, केवल उनके नोबेल अस्वीकार करने की नहीं बल्कि उनके समूचे लेखकीय व्यक्तित्व कृतित्व की एक विराट शख्सियत, जिनकी बातों से, जिनकी चिट्ठियों से ये पता चलता है कि लेखक के सरोकार क्या होने चाहिए, उसको किन मुद्दों के प्रति सचेत और सजग होना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं जो हम उस चिट्ठी को पूरा करके करेंगे। हम कहीं उस चिट्ठी के बीच में थे जबकि ये वीडियो रुक गया, लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ तक पहुँचें, दो एक बातें कि मैंने ये कहा कि सार्त्र POW कैंप में थे, प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में थे। तो जी, सार्त्र 1939 में उन्होंने फ्रांसीसी आर्मी ज्वाइन की और पकड़े गए जर्मन लोगों के द्वारा। 9 महीने तक वह उस कैंप में रहे और हाइडेगर ने कैसे उनको प्रभावित किया, ये अपने आप में एक प्रेजेंटेशन है हाइडेगर के टेक्स्ट के साथ और उनके समूचे इन्फ्लुएंस के साथ। लेकिन कि क्या सार्त्र ने हाइडेगर के बारे में कहाँ क्या विचार व्यक्त किए हैं, और ये भी बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अस्तित्ववाद सार्त्र की थियोरी है और दुनिया इसलिए उनको याद करती है। दुनिया इसलिए भी याद करती है, उन्होंने इस चिट्ठी में, जो कि नोबेल कमेटी के लिए उन्होंने लिखा, खुलकर कहा है कि जब अल्जीरिया का युद्ध हो रहा था, स्वतंत्रता संग्राम, जिसे अल्जीरिया का रेवोल्यूशन भी कहते हैं, मुझे लगता है कि 1954 से लेकर 62 तक वह लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद अल्जीरिया को स्वतंत्रता मिली फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से। उस वक्त उन्हें क्यों नहीं दिया गया जब वो लड़ाई कर रहे थे। और यही हमारी बात रुकी थी, तकनीकी कारणों से वो वीडियो रुक गया था कि फिगारो लिटरेचर नाम के जिस अखबार में जिस पत्रकार ने सार्त्र के पक्ष में उनके समर्थन, उनकी योग्यता बताते हुए लिखा कि अ कॉन्ट्रोवर्शियल पास्ट वुड नॉट बी हेल्ड अगेंस्ट हिम, मतलब एक विवादास्पद राजनैतिक अतीत उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ नहीं गिना जाएगा, नहीं रखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। लेकिन सार्त्र को ये बात इस तरह नागवार गुजरी कि उन्होंने कहा कि आई नो दैट दिस आर्टिकल डज नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ द अकेडमी, but it clearly shows how my acceptance would be interpreted by certain rightist circles। जो दक्षिणपंथी गुट हैं, जो दक्षिणपंथी खेमे हैं, दक्षिणपंथी से यहाँ मतलब है वेस्टर्न ब्लॉक के राइटिस्ट ग्रुप्स, जो मार्क्सवाद की खिलाफत करते हैं, जो सोशलिस्ट आदर्शों की पराजय चाहते हैं, और उसके लिए हो सकता है कि उन्होंने भी तमाम तरह के युद्ध छेड़ रखे हों। तो जो बात हमें बिटवीन द लाइन समझने की ज़रूरत है कि जब दो सैद्धांतिक खेमों के बीच इतनी बड़ी टकराहट हो, तो जो ज़्यादा शायद मजबूत और शक्तिशाली खेमा होता है, उसके युद्ध के अपने तरीके होते हैं। खैर, हम यहाँ बहुत कुछ में नहीं जा रहे, हम यहाँ पूर्वी जर्मनी के अत्याचार में नहीं जा रहे, जो स्टासी स्टेट उन्होंने कायम किया, जिसको लेकर के वह फिल्म है द लाइव्स ऑफ अदर्स, हम अभी उस सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सार्त्र की बात कर रहे हैं। और सार्त्र ये कहते हैं कि ये बात अकादमी नहीं कह रही है, लेकिन ये एक प्रतिबिंब है, एक संकेत है इस बात का कि मेरा इस पुरस्कार को स्वीकार करना, ये कोल्ड वॉर का हाइट है दोस्तों, मेरा इस पुरस्कार को स्वीकार करना बहुत से खेमों में किस तरह से देखा और पढ़ा जाएगा। तो वो आगे ये कहते हैं, I consider this controversial political past as still valid। मैं इस विवादास्पद राजनैतिक अतीत को अतीत नहीं मानता, यही मेरा वर्तमान है। और चूँकि इस विवादास्पद राजनैतिक अतीत को बताया गया है मेरे कमज़ोर पक्षों में
गिना गया है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे पुरस्कार नहीं स्वीकारना चाहिए। ये सब सार्थक कह रहे हैं। Even if I am quite prepared to acknowledge to my comrades certain past errors. और ऐसा नहीं है कि मैं गलतियां नहीं स्वीकारता, लेकिन अपने कुछ साथियों के साथ मैं अपनी कुछ गलतियां स्वीकारने को तैयार हूँ। बावजूद इसके मैं ये पुरस्कार नहीं स्वीकारता। कहने का मतलब कि वह विवादास्पद राजनैतिक अतीत, जो कि जब हम अल्जीरिया के इस युद्ध की राजनीति में जाएंगे, जो कि फ्रांसीसी राजनीति से बहुत करीब से जुड़ती है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो हम जानेंगे कि ये किन किन मोड़ों की, किन किन साहित्यिक ऐतिहासिक घटनाओं की बातें कर रहे हैं, किन किन सैद्धांतिक विवादों की ओर उंगली उठा रहे हैं। और वह राजनैतिक विवादास्पद व्यक्तित्व जो उनका है, वो कहते हैं, उसमें हो सकता है कि उनकी त्रुटियां हो सकता है कि वो ऐसी त्रुटियां कर रहे हों। मैं इसमें ये नहीं जोड़ूंगी कि यह भी एक गलती थी, ये मैं नहीं कहूँगी। सार्त्र एक बहुत बड़े लेखक, महान लेखक हैं, लेकिन उन गलतियों को स्वीकारते हुए भी मैं अपनी उन लड़ाइयों, उन गलतियों के साथ खुश हूँ, बशर्ते कि मुझे एकदम से परिष्कृत और परिमार्जित कर दिया जाए, ऐसा सार्त्र कहते हैं। I do not thereby mean that the Nobel Prize is a bourgeois prize, but such is the bourgeois interpretation which would inevitably be given by certain circles with which I am very familiar. मैं नहीं मानता कि नोबेल एक बुर्जुआ पुरस्कार है, लेकिन मेरा उसे स्वीकार लेना एक ऐसे ऐसी बुर्जुआ प्रतिक्रियाओं को जन्म देगा जो कि उन खेमों में चर्चा का विषय बनेगी जिनसे मैं भली भांति परिचित हूँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता। लास्टली, अंत में, आई कम टू द क्वेश्चन ऑफ द मनी। अंत में मैं पैसे के सवाल पे आता हूँ। It is a very heavy burden that the Academy imposes upon the laureate by accompanying its homage with an enormous sum, and this problem has tortured me. अब दोस्तों, ये बात अभी पहले मैं पूरी पढ़ लेती हूँ, तब टिप्पणी करूँगी, है ना। कहने का मतलब कि इतनी बड़ी राशि वो देते हैं पुरस्कार में, पुरस्कार विजेता को, कि मैं उससे टॉर्चर्ड हो रहा हूँ इस ख्याल से। टॉर्चर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? मैं उसे प्रताड़ित हो रहा हूँ इस ख्याल से। Either one accepts the prize and with the prize money can support organizations or movements one considers important, या तो कोई पुरस्कार स्वीकार ले और उस पैसे से उन आंदोलनों का समर्थन करे, या उन खेमों का समर्थन करे, या उन संगठनों का समर्थन करे जो उसे महत्वपूर्ण लगते हैं। My own thoughts went to the Apartheid Committee in London. मेरी अपनी सोच लंदन में अपार्थाइड कमेटी, रंग भेद के खिलाफ बनी हुई जो कमेटी है, उसकी ओर गई। Or else one declines the prize on general principles and thereby deprives such a movement of badly needed support. और दूसरा विकल्प ये है कि मैं इस पुरस्कार को अस्वीकार कर दूं और इस कमेटी को ये पैसा देने से एक प्रकार से इनकार कर दूं, जिसकी उसे ज़रूरत है। ऐसे संगठनों को, ऐसी लड़ाइयों को आर्थिक मदद की ज़रूरत है, और मैं इस पुरस्कार राशि से यह कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा। But I believe this to be a false problem. इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यह एक झूठी समस्या है। I obviously renounce the 2,50,000 crowns because I do not wish to be institutionalized
in either east or west. है ना, मैं न इस खेमे में रहना चाहता हूँ न उस खेमे में रहना चाहता हूँ, न पश्चिम न पूरब। मैं ये इतनी बड़ी रकम इसलिए नहीं स्वीकार रहा क्योंकि मैं किसी पश्चिम अथवा पूरब की किसी एक संस्था अथवा किसी एक उनके संगठन का स्थायी सदस्य नहीं बनना चाहता। But one cannot be asked on the other hand to renounce for this amount of money principles which are not only one's own but are shared by all one's comrades. Comrade शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वे, मार्क्सवादी लैंग्वेज है कि इतने पैसों के लिए मैं बिक जाऊं, एक प्रकार से अपने उन सारे सिद्धांतों का सौदा कर दूं जो मेरे और मेरे साथी क्रांतिकारियों कॉमरेड्स के हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। वो जो संगठन है जैसे कि अपार्थाइड कमेटी है, उसके लिए पैसों का इंतज़ाम होगा कहीं ना कहीं से, ऐसा निहित है सार्त्र की इस चिट्ठी में, और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे सिद्धांतों की खिलाफत है इन पैसों को स्वीकार करके उन्हें दान भी कर देने में, और इसलिए मैं नहीं कर रहा। That is what has made so painful for me both the awarding of the prize and the refusal of it I am obliged to make. और इन्हीं कारणों से मेरे लिए यह एक दर्दनाक प्रकरण रहा पुरस्कार की घोषणा और मेरा उसे अस्वीकार करना। दोस्तों, इस पे कोई रिसर्च कर सकता है बहुत ज़्यादा, सार्त्र के ये कौन से कॉमरेड थे, क्या क्या सिद्धांत थे। मतलब मैं चूँकि इतिहास की विद्यार्थी हूँ, मैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पढ़ती हूँ, और चूँकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रांसीसी इंपीरियलिज्म, और मुझे काम्यू भी बहुत पसंद है। हम काम्यू के अस्तित्ववाद की भी बात करेंगे, हमने काम्यू के अस्तित्ववाद की भी कहीं चर्चा की है, जबकि दोनों को बहुत हद तक विरोधाभासी बताया गया है। तो ये सिद्धांत तो मतलब सारे उन्होंने बता ही दिया। आप कहेंगे कि आपने सारी रामायण पढ़ दी और आप कह रहे हैं कि सीता कौन थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन सिद्धांतों की व्यक्तिगत और ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्यपूर्ण या वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों की उन्होंने बात की, कारणों की जिनकी वजह से वो नहीं ले सकते, और हमने उस सब को देखा है। हम फिर भी जानना चाहते हैं कि ये कॉमरेड्स कौन थे, उन लड़ाइयों में क्या हुआ, 9 महीने सार्त्र के कैसे गुजरे POW कैंप में, अर्थात उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व इस पूरी चिट्ठी के पीछे। और ये तो मुझे भी समझ आता है कि अगर आपके उस विवादास्पद राजनीतिक अतीत को ख़त्म बता दिया जाए और अब आपसे ये अपेक्षा की जाए कि अब आप एक साफ़ सुथरा जीवन जिएं, तो शायद ये थोड़ा कठिन होगा। ये बात हो सकता है कि उस पत्रकार ने नहीं समझी हो जिसने ये बात लिखी सार्त्र के फेवर में, क्योंकि उस वक्त उनके नाम पर चर्चा हो रही थी। खैर, तो इस बात को, ये मेरा केवल एक इतिहास की छात्रा की तरह का व्याख्यान नहीं है, या मतलब प्रेजेंटेशन जिसको जो भी कहिए, ये साहित्य की दुनिया के एक अस्थायी नागरिक या एक आतुर आगंतुक के रूप में उसे समझने का भी प्रयास है ना। समकालीन राजनीति और समकालीन दुनिया की स्थिति में कोरोना की रात है दोस्तों, मैं घर में बंद हूँ पिछले 3 महीने से। मुझे लगता है कि अगर कोई सिद्धांत है जो मेरे होने को सबसे ज़्यादा परिभाषित करता है तो वो अस्तित्ववाद है। इसलिए उस आदमी की चिट्ठी को पढ़ना मेरे लिए सुकून की बात है कि उसने क्या क्या कहा। आखिरवी पंक्ति उसकी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, और मैं उनकी और भी बातें आपको पढ़ के सुनाऊंगी, उन पे और भी बातें प्रेजेंट करूंगी, so to speak. I wish to end this declaration with a message of fellow feeling for the Swedish public. आखिर में उन्होंने ये कहा है
कि मेरा जो यह घोषणा पत्र है, मेरी जो यह अस्वीकार की चिट्ठी है, यह स्वीडन की जनता के प्रति मेरी सद्भावनाओं और मैत्रीपूर्ण भावनाओं के साथ ख़त्म होती है। ऐसा ही मैं कहना चाहता हूँ। जयपाल साहब। तो ये थी उनकी चिट्ठी, और जिसको पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आया, ये समझने में, और इसने मेरे लिए बहुत से नए सवाल खड़े किए। काम्यू एक फ्रेंच अल्जीरियन लेखक है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया। उसके साहित्य का स्वर अलग है, उसका एग्जिस्टेंशियलिज्म अलग है। सार्त्र से कैसे अल्जीरिया के वॉर के क्या विवादास्पद राजनीतिक अतीत हैं जो अब भी उनके वर्तमान हैं। दोस्तों, फ्रांस एक बड़ा क्रांतिकारी देश है, हम सब जानते हैं। लेकिन जैसा कि हम अल्जीरिया के युद्ध में देख रहे हैं कि उन्होंने फ्रांसीसी सरकार का, उसके साम्राज्यवाद, अपने देश की साम्राज्यवादी नीतियों का जो लोग विरोध कर सके हैं, वो बड़ी बात तो होती ही है। अब मैं लगे हाथ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि साम्राज्यवादी नीति अलग चीज़ है और अलगाववाद से निपटना एक अलग चीज़ है। मैं अभी कश्मीर की बात नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं केवल यही कह रही हूँ कि ये दो बातें हैं। मतलब मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है कि मैं बास्क सेपरेटिस्ट्स का समर्थन कर दूँ यहाँ, और उसी तरह मुझे लगता है कि कश्मीर में के अधिकांश लोगों को वहाँ से हटाकर, अधिकांश अल्पसंख्यकों को वहाँ से हटाकर और उसके बाद उसकी आज़ादी की बात करना। और ये भी आज़ादी की बात तो होगी नहीं, एक ऐसे देश में विलय की होगी जो लगातार कर्ज में है। तो क्या फ़ायदा और क्यों? खैर, हम सेक्युलरिज्म पर, कश्मीरी अलगाववाद पर बाद में बात करेंगे किसी ऐसी पुस्तक के साथ जिसमें ये बातें उठाई गई हैं। चंद्रकांता विशिन जी ने बहुत लिखा है कश्मीर पर, उनके साथ, और भी बहुत से लोगों ने बड़ा चर्चित उपन्यास लिखा है कश्मीर पर। उन उपन्यासों के साथ कश्मीर के अलगाववाद की हम बात करेंगे, उसके समर्थन, उसकी खिलाफत की। लेकिन मेरी बिना साहित्य के फ़िलहाल यही धारणा है कि कहीं के अधिकांश अल्पसंख्यकों को इस बुरी तरह हटाकर अभी भी वहाँ के अल्पसंख्यक बड़ी बुरी हालत में रहते हैं। खैर, कहने का मतलब कि साम्राज्यवाद अपने देश का एक अलग मुद्दा है, और उस देश से अलगाववाद की लड़ाई लड़ने वाले लोग एक अलग मुद्दा है, और उनका विलय कैसे हो और उन्हें कैसे मुख्य धारा में वह जगह मिले जो भीतर के लोगों को लगता है कि मिली हुई है, और उन्हें कैसे बताया जाए कि भीतर के लोगों को ये लगता है कि उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज है ना। तो ये बातें हैं। इसलिए अब तो दुनिया खुल रही है बहुत हद तक, पूर्वोत्तर में भी। तो अलगाववाद एक अलग समस्या है दोस्तों। साम्राज्यवाद के बाद उसको उस तरह नहीं देखा जा सकता है। लेकिन दो नाम जिनके लिए सार्त्र ने रेकमेंड किया था, पाब्लो नेरुदा, जिन्हें मिला नोबेल पुरस्कार, और दूसरे लुई एरेगॉन, जो कि खुद एक चर्चित फ्रांसीसी कवि। ये दोनों कवि हैं, ये बड़ी बात है। हालांकि एरेगॉन, और मैं नहीं जानती हूँ, ये कैथरीन ऑफ एरेगॉन मुझे याद आ रही है इनके लास्ट नेम से, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं एरेगॉन सही कह रही हूँ या ये एरेगॉन है। तो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं। ये सब सीखने की प्रक्रिया है। और ये एक बहुत चर्चित सरियलिस्ट लेखक थे, दादाइज़म से प्रभावित। सैल्वाडोर दाली वाला जो दादाइज़म जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया, जिसमें पिघलती हुई घड़ियाँ थीं, जिसमें मशीनों के साथ का ही रिश्ता नहीं, जिनमें समय की एक नई परिभाषा आई। दादाइज़म के बाद सरियलिज़म मूवमेंट आया, और उसके प्रवर्तकों में से लुई एरेगॉन बहुत चर्चित लेखक और कवि, जिन्हें नोबेल नहीं मिला,
और इन्होंने सरियलिस्ट अखबार और पत्रिकाएं भी कायम की थी। और सरियलिज़म अपने आप में क्या है, ये भी मतलब एक दिलचस्प बात है। हालांकि मैंने कहा कि दादाइज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित एक कल्चरल मूवमेंट है, सोचने का एक वाद है जो आपसे ये कहता है कि मतलब हमारे जो वातावरण की जितनी चीज़ें हैं, हम जो परसेप्शन है हमारा, वो जिस तरह से प्रभावित है इलॉजिकल सीन्स से, है ना, स्ट्रेंज इवेंट्स से, मतलब जो जीवन में जो विसंगतियाँ आई, जो असंगतियाँ आई, जो अर्बन डिस्कनेक्ट आया, जो मशीनों के साथ एक युद्ध आया, हालांकि मशीनों के साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती भी हुई, उन सब का एक्सप्रेशन इसमें आया। और मनुष्य के अकेले होने की नियति और अकेले होते जाने की नियति, है ना, हम सब एकांत प्रेमी हैं, हम सबको शांति, चिड़ियों की चहचहाहट कितनी पसंद, हम कम सोशल हो रहे हैं। अच्छी बात है कि सोशल होना भी अच्छी बात है, कम सोशल होना भी अच्छी बात है, ये व्यक्ति का अपना चुनाव होना चाहिए। लेकिन ज़रूर व्यक्ति एक बहुत ज़रूरी इकाई है समाज की, और समाज को व्यक्ति के लिए होना चाहिए, व्यक्ति को समाज के लिए नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये वाली बात है। और इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि सरियलिज़म के लोगों ने ये कहा कि ये जो इतना खौफनाक समय है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो ये इतना बड़ा खौफ, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली गई, सोचिए 4 साल तक यूरोप ने क्या झेला, और वर्साई में फिर क्या हुआ, और वो केवल एक तैयारी थी द्वितीय विश्व युद्ध की, और हिटलर का उदय बहुत जल्दी ही होने लग गया था। तो ये जो विचित्र स्थिति पैदा हो रही थी जीवन में, उसके रिस्पॉन्स में ये आर्ट मूवमेंट्स आए, और इन्होंने कहा कि जो सपना है, जो कि अच्छा भी हो सकता है, खौफनाक भी हो सकता है, लेकिन जो कि एक सपना है और जो वास्तविकता है ना, उनके बीच किसी एक स्थिति है। मतलब एक और इनके मित्र हैं आंद्रे ब्रेटन, उनके शब्दों में ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का वो एक्सप्रेशन है जो सपने और वास्तविकता के बीच की जो आवाजाही की स्थिति है उसको व्यक्त करता है। तो ये मैं सरियलिज़म पे कुछ बोलने लग गई, लेकिन कभी हम इस पर बहुत विस्तार से बातें कर सकते हैं कि इसमें व्यक्त जो आश्चर्य है, मतलब मनुष्य की जो अपेक्षाएं हैं, मनुष्य की जो आम जीवन से अपेक्षाएं हैं और उसकी जो आदतें हैं, उनमें आमूल परिवर्तन हुआ, जीवन समूचा बदल के रह गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूवमेंट है, ये जो वाद है, उसका एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य यह है, आंद्रे ब्रेटन ने यह कहा कि टू रिजॉल्व द प्रीवियसली कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस of dream and reality into an absolute reality, a super reality called surreality। मतलब सपना क्या है, जीवन क्या होना चाहिए, ये एक सपना है। प्रेम कहाँ होना चाहिए, ये एक सपना है। और वास्तविकता है प्रेम का खींचते जाना, वास्तविकता है मनुष्य का अकेले होते जाना, वास्तविकता है मशीनों के साथ हुई दोस्ती, और उनके साथ की दोस्ती में लगातार पड़ता अनेकों किस्मों का व्यवधान, एक तकनीकी, दूसरा मशीनों के दुरुपयोग से। तो ये जो स्थिति है विरोधाभासी और विवादास्पद सपने और वास्तविकता के बीच, उसको सॉल्व करके, उसका समाधान करके एक ऐसी एब्सोल्यूट, एक ऐसी बड़ी वास्तविकता की रचना करना, एक सुपर रियलिटी की रचना करना, जिसको उन्होंने सर्रियलिज्म कहा।
तो यहाँ पर भी मानवीय संवेदनाओं को खंगाला गया, उन पर बहुत सी बातें की। अब इस पर हम बहुत बातें कर सकते हैं, हम कभी और इस पर बातें करेंगे, सररियलिज्म के बाकी लेखकों, और ये टर्म किसने कॉइन किया। एक और फ्रांसीसी लेखक हैं जिन्होंने ठीक 1917 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के ख़त्म होते होते ही सररियलिज्म की बात की थी। इतना खौफनाक था वह युद्ध। तो खैर, हमारे लिए, हम उस वक्त एक साम्राज्य थे और हमारे लिए उस युद्ध की अलग किस्से हैं। वह हमारी ज़मीन पर नहीं लड़ा गया, लेकिन हमारी ज़मीन का उस वक्त दूसरा दोहन हो रहा था, इसलिए वह हमारे लिए वह एक अलग किस्सा है। लेकिन हम फिर भी उससे जुड़े हुए थे, क्योंकि हमारे सैनिक वहाँ लड़ने के लिए भेजे जा रहे थे। गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट तो 42 में आया, लेकिन उससे पहले तमाम तरह के खिलाफत आंदोलन और तमाम तरह की चीज़ें आ रही थी। हमारा पैसा जा रहा था लड़ाई में, और क्या क्या नहीं हो रहा था। तो लड़ाई दूर भी होती है, पास भी होती है, और लड़ाई कोल्ड वॉर की भी थी। खैर, तो ये थे जयपाल सार्त्र, और इन्होंने जिनको रिकमेंड किया था, लुई एरेगॉन। मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बातें करना चाहती थी, और फिर हम सररियलिज्म की बातें कर रहे थे। कभी हम सररियलिज्म पे बहुत विस्तार से लंबी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी, सार्थक और दिलचस्प। और लुई एरेगॉन की कृतियों के साथ हम फिर मिलेंगे। सररियलिज्म पे लंबी बातों के लिए हम फिर मिलेंगे।